सोनाक्षी मिडिल क्लास परिवार में रहने वाली प्यारी सी समझदार लड़की थी। उसकी माँ रमा और पिता चांदीराम को हमेशा से ही अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है। एक दिन सोनाक्षी के लिए मानस नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो बहुत ही हैंडसम और वेल सेटल्ड होता है। कुछ दिनों में ही मानस और सोनाक्षी की शादी हो जाती है। उसके पेरेंट्स ज्यादा दहेज नहीं दे पाते, जिसके चलते उसकी सास हमेशा ही उसे ताने देती रहती है। उसका पति भी हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेता है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? अरे यहाँ। जी माँ जी, बस अभी आती हूँ। अरे कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? कान में रुई लगा के बैठी है क्या? नहीं माँ जी, घर से फोन आया था ना, तो बात कर रही थी। कुछ दिया तो गया नहीं अपनी बेटी को? अब रोज फोन कर कर के हाल चाल लेते हैं। माँ जी, जितना दे सकते थे उतना तो दिया है ना। हाँ हाँ, जैसे ट्रक भर के सोना चांदी दिया है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मीना के ताने दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। वो रोज किसी न किसी बात को लेके सोनाक्षी को भला बुरा कहने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती। इन सब से परेशान होकर एक दिन वो अपने पति को कहती है, सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोलो यार, क्या हो गया अब? देखिए, मेरे माता पिता जितना कर सकते थे सब किया है, फिर भी माँ जी मुझे हमेशा ताने देती हैं। अरे तो गलत क्या कह दिया उन्होंने? ज्यादा कान भरने की जरूरत नहीं है मेरे। कम से कम आप तो मेरा साथ दो। अरे बकवास बंद करो तुम और चुपचाप जाकर घर का काम करो, समझी? पर आप मेरी बात तो सुनिए ना। अरे मुंह बंद करो तुम अपना और जाकर माँ की मदद करो काम में। अपने पति की बातें सुनकर सोनाक्षी समझ जाती है कि अब उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। एक दिन उनके पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ कीर्तन होता है। वो अपनी सास के साथ वहाँ जाती है। वहीं बैठे बैठे उसे अपनी सास को सबक सिखाने की तरकीब सूझती है। कीर्तन खत्म होने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। बहू, अरे डायन कहाँ है तू? एक कप चाय लेके आ। मीना गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी बहू बालों को बिखेरे मुंह नीचे किए बैठी है। बहू, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी है? मैं हूँ काली, महाशक्तिशाली, दुष्टों का विनाश करने वाली। रुक जरा, तेरी नौटंकी को अभी ठीक करती हूँ। ऐसे नहीं मानेगी तू। हाँ, मैं कह रही हूँ, तू बहुत पछताएगी दुष्टा। ओहो, जरा चेहरा तो देखूं अपनी माता का। ओ बहू का, कितनी सुंदर है। मीना जैसे ही अपने हाथों से अपनी बहू के चेहरे से बाल हटाती है, उसकी बहू की आंखों के नीचे बिखरा काजल, लाल आंखें, जुबान बाहर, गुस्से से तिलमिलाता चेहरा। कहा था ना, मैं हूँ काली, महाशक्तिशाली, नादान। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, भूल हो गई। मैं आपको पहचान ना सकी माता रानी। तू हमेशा अपनी बहू को दहेज के लिए सताती है ना? तूने पाप किया है। अब तो तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। आप माता रानी हो, आप मेरे बहू के शरीर से चली जाओ। हाँ, अब मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। जा, मेरे लिए हलवा पूरी लेकर आ। मीना रसोई में जाती है और हलवा पूरी बनाकर अपनी बहू को देती है। जैसे ही सोनाक्षी खाना चखती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से खुले बालों में अपना सर घुमाने लगती है। मीना ये सब देख वहीं बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि सोनाक्षी कमरे में नहीं है।
वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी बहू मंदिर के आगे बाल बिखरे वैसे ही बैठी थी। बेटा सोनाक्षी, तू ठीक है ना? बड़ा बड़ा प्यार जता रही है, अब देना मुझे ताने। दहेज नहीं लाई मैं, काम नहीं करती मैं, अब तो तेरा नाश करूंगी, तू नहीं बचेगी मीना। वो बालों को फिर से जोर जोर से घुमाती है। बहू के ऐसे बर्ताव से मीना अपने बेटे मानस को फोन कर सारी बात बताती है। वो तुरंत ही ऑफिस से घर आता है और कहता है, अरे माँ, सब ढोंग कर रही है ये। अभी एक झापड़ लगाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ना मेरे लाल, मत कर ऐसा, मान जा मेरे बच्चे। मानस अपनी माँ की बात नहीं मानता और सोनाक्षी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो सोनाक्षी का चेहरा देखता है वो हैरान हो जाता है। वो उसे धक्का देकर पीछे फेंक देती है। वो गिर जाता है। सोनाक्षी उसके करीब जाती है और अपना पैर उसकी छाती पर रखती है और जोर से चिल्लाती है, अरे दुष्ट, अपनी माँ के पल्लू में बनने वाले आदमी, तू और तेरी माँ जैसे लोग इस समाज को कलंकित कर रहे हैं। दहेज के लिए तुम जैसे लोग ना जाने कितने मासूमों की जान ले रहे हैं। आज मैं तुम सबका नाश कर दूंगी। माता रानी, मुझे माफ कर दीजिए। माता रानी, गलती हो गई माता रानी। तुम दोनों ने बहुत सताया है एक मासूम को, सजा तो जरूर मिलेगी। मीना और उसका बेटा मानस दोनों ही सोनाक्षी के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। मैं अब कभी भी अपनी बहू को दहेज के लिए या किसी बात के लिए परेशान नहीं करूंगी। माता रानी, हमें माफ कर दीजिए। सोनाक्षी उन्हें माफ कर देती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। पर हुआ क्या है? आप ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा, तुझे कुछ याद नहीं? नहीं, क्या याद करना है? और ये मेरे बाल क्यों खुले हैं? क्या हुआ है? बात क्या है? हम तो कीर्तन में गए थे ना, मुझे कुछ याद नहीं है। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ, तू ज्यादा मत सोच। हाँ सोनाक्षी, तुम बस आराम करो। घर का सारा काम माँ संभाल लेंगे और मैं संभाल लूंगा। तुम आराम करो। हाँ मेरी बेटी, तू बस आराम कर। मीना मन ही मन निश्चय कर लेती है कि अब से वो कभी भी अपनी बहू के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सब तो था सोनाक्षी का ड्रामा, अपनी सास और पति को सबक सिखाने के लिए। इस तरह सोनाक्षी को अपनी सास के तानों से आजादी मिल जाती है और अपने पति का साथ भी मिल जाता है। साथ ही साथ मीना और मानस को एक अच्छा सबक भी मिलता है। काशीनाथ और अमिता की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम रियाना था, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। और छोटी बेटी का नाम मिश्का था। उसका रंग काला था, जिसके कारण लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सब उसकी बड़ी बहन रियाना के साथ ज्यादा रहते थे, पर उनके माता पिता ने कभी भी उन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं रखा था। ऐसे ही एक दिन, बेटा रियाना, मिश्का, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या बात है मम्मी, क्यों शोर मचा रखा है? हाँ माँ, क्या बात है, कहिए। अरे बेटा, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पे। रियाना बेटा, तू साफ सफाई कर देना और मिश्का, तुम खाना बना देना। ओ प्लीज मम्मी, मुझसे नहीं होता ये घर का काम वाम। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी ना। मम्मी, आप चिंता मत करो। मिश्का उदास मन से वहाँ से चली जाती है और उसकी बड़ी बहन रियाना उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद बस सारा दिन शीशे के आगे बैठी खुद को संवारती रहती थी। एक दिन ऐसे ही दोनों बहनें बाजार जाती हैं, जहाँ कुछ लोग उन्हें देखकर अजीब अजीब से कमेंट पास करने लगते हैं। देखो देखो, कौवे के साथ हंस जा रहा है। अरे देखो देखो, धूप और छाया एक साथ जा रही है।
इस तरह की बातें सुनकर मिश्का का मन भर जाता है और वो वहाँ से रोती रोती चली जाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगती है और सोचती है, हे ऊपर वाले, क्या रंग ही सब कुछ होता है? इंसान के गुण कुछ नहीं होते। अगर मेरा रंग काला है तो क्या समाज मुझे ऐसे सजा देगा? दिन बीतते जाते हैं और दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। अब वो दोनों देवरानी जेठानी बन जाती हैं। रियाना के पति का नाम सुनील होता है, वो घर का बड़ा बेटा होता है और मिश्का का पति छोटा बेटा संदीप होता है। उसकी सास केतकी को अपनी बड़ी बहू के रंग रूप से बहुत प्यार होता है। वहीं मिश्का को ससुराल में उसके रंग के चलते ताने सुनने को मिलते ही रहते हैं और रियाना बड़े ठाट बाट से पूरे घर में राज करती थी। ऐसे ही एक दिन, रियाना बहू जल्दी आ, मैं तैयार हूँ बाजार जाने के लिए। हाँ जी माँ जी, मैं तो रेडी हूँ, आप बताइए। माँ जी, क्या मैं भी साथ चलूं? अच्छा, घर का काम क्या पड़ोसी करेंगे? महारानी को बाजार जाना है। माँ जी, मैंने सब काम खत्म कर दिया है। ओफो यार मिश्का, तू जानती है ना, तेरा और मेरा कोई मैच नहीं है। अरे क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा है। कहाँ रियाना चांद और तू उल्टा तवा। वैसे माँ जी, एक काम कीजिए, इसे साथ ही ले चलते हैं। नजर बट्टू बनकर हमारे साथ चलेगी। वैसे भी लोग जलते हैं मेरे रूप से। हाँ, सही कहा। और सबसे ज्यादा तो ये मिश्का, तभी तो कोयला बन गई। सही कहा माँ जी आपने, एकदम। इसी तरह आए दिन मिश्का को उसके रंग के चलते बुरी भली बातें सुननी पड़ती थी। उसके गुणों की कदर कोई नहीं करता था, ना कोई उससे बात करता, ना साथ वक्त बिताता। वो मन ही मन बहुत उदास रहने लगती है। घर में आने वाली हर चीज, सूट, साड़ी, गहने सब रियाना को मिलते हैं, जिसके चलते उसके नखरे और घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। अब वो अपनी सास केतकी की भी नहीं सुनती थी। अरे रियाना बेटा, जरा छत पर कपड़े तो ले आ। धूप बहुत तेज है, कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। हाँ। क्या कहा? मैं जाऊं इतनी धूप में? कभी नहीं। मिश्का को कहो वो ले आए। अरे वो घर पे नहीं है, बाजार गई है। तो आप खुद ही ले आओ ना। सारा दिन बैठी बैठी ऑर्डर देती हो, थोड़ा काम भी कर लिया करो। ये घुटने हैं ना, जाम हो जाएंगे आपके। हाँ, जैसे सारा काम तो तू ही करती है। दिन भर लाली लिपस्टिक खत्म ही नहीं होते तेरे। हाँ, नहीं होती। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तू तो अब बस ही कर और जाके कपड़े ले आ। आई बड़ी क्वीन विक्टोरिया। नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। आपको लाना है तो लाओ, वरना मेरा सर मत खाओ। मुझे बहुत काम है। रियाना अपनी सास से बहस करके वहाँ से चली जाती है। उसका ये स्वभाव देख केतकी को बहुत दुख होता है। एक दिन सभी लोग पार्टी में जाते हैं और घर पर मिश्का और उसकी सास होते हैं। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो जोर जोर से दर्द में करहाने लगती है। मिश्का भागते हुए उनके कमरे में आती है और उन्हें संभालती है। माँ जी, क्या हुआ आपको? हाय! आए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आए, मैं मर जाऊंगी। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। मैं आपको कैसे भी हॉस्पिटल लेके चलूंगी। आए, मैं मर जाऊंगी। मेरा वक्त आ गया है। रुकिए, मैं सवारी लाती हूँ। हे भगवान!
अरे अरे, मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ जा रही है तू? आए। मिष्का चारों तरफ देखती है, उसे कोई सवारी नजर नहीं आती। अंत में उसकी नजर एक खाली ठेले पर जाती है। वो किसी तरह अपनी सास को उस पर बिठाकर हॉस्पिटल लाती है, जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर से बातचीत में पता चलता है कि केतकी को अपेंडिक्स की बीमारी थी। मिष्का की सूझबूझ की वजह से उसकी सास की जान बच जाती है। साथ ही अपनी बहू के सेवा भाव को देख केतकी को अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अरे मिष्का बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तेरे रंग को देखा, तेरे गुण नहीं जान पाई। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा, भले ही तेरा रंग साफ नहीं है, पर तेरा दिल और मन शीशे की तरह एकदम साफ है। हाँ माँ जी, जो हुआ सो हुआ, अब आप सब भूल जाओ। ये लो दवाई, मेरी प्यारी सासू माँ। इस तरह केतकी को समझ आ जाता है कि किसी इंसान का रंग रूप बस कुछ ही देर अच्छा लगता है, असल में तो उसका काम, गुण और व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। अब मिष्का को घर में पूरा सम्मान मिलने लगता है। वहीं रिहाना को भी अपनी बहन के साथ भेदभाव करने पर पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगती है, मिष्का उसे माफ कर देती है। इस तरह उनके परिवार में रंग को लेकर भेदभाव मिट जाता है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रीतो और हरक सिंह की 2 संतानें थी। बेटा हरमन नौकरी करता था तो बेटी हीर कॉलेज में पढ़ती थी। पूरे परिवार में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था। हीर डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसमें उसकी पूरी मदद उसका भाई हरमन करता था। एक दिन हीर सौम्या नाम की लड़की से लव मैरिज कर उसे बहू बना के घर ले आता है। सभी घर वाले सौम्या को बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। सौम्या भी अपने सास ससुर का खूब ध्यान रखती थी। अपनी ननद हीर को घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। एक दिन सौम्या हीर से आकर कहती है, हीर, ये क्या कर रही हो? भाभी कुछ नहीं, बस सबके लिए चाय बना रही हूँ। अरे, मेरे होते हुए भला तुम क्यों काम करोगी? तुम जाओ, कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड आती ही होगी। तभी वहाँ हीर की सहेली पाखी उसके घर आती है। क्या यार, आज भी कॉलेज देर से जाना है क्या? भाभी के होते हुए मैं कैसे लेट हो सकती हूँ? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेट्स गो। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर प्रीतो और हरक सिंह खुशी से भर उठते हैं और अपने बेटे की पसंद पर गर्व करते हैं। फिर एक दिन अचानक प्रीतो और हरक सिंह की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उनकी बेटी हीर का रो रो कर बुरा हाल था। तभी हीर का भाई हरमन आकर अपनी बहन को समझाता है। हीर, मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, उनके सारे फर्ज अब से मैं निभाऊंगा। इतना सुनते ही हीर अपने भाई हरमन से लिपटकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन बीतने के साथ साथ बहू सौम्या के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है और वो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, हीर, कॉलेज जा रही हो क्या? हाँ भाभी। सुनो ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम आज कॉलेज मत जाओ, घर का बहुत सारा काम करना है। ठीक है भाभी। अब तो ये रोज रोज की बात हो गई। हीर की भाभी अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर कॉलेज जाने से रोक देती थी। फिर एक दिन हीर की सहेली पाखी उसके कॉलेज जाने के लिए उसके घर पर आती है तो देखती है कि हीर घर की सफाई कर रही है। उसकी भाभी टीवी पर सीरियल देख रही है। हीर, आज फिर कॉलेज नहीं जाएगी क्या? आज भी घर के कामों में फंसी है। पाखी, बस ये सफाई कर लूं, फिर चलती हूँ। क्या कहा? कहाँ चली? खाना कौन बनाएगा? मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी आज। पाखी, ऐसा करो, तुम कॉलेज जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। कल मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। पाखी वहाँ से चली जाती है। रोज शाम को जैसे ही हरमन के ऑफिस आने का टाइम हो जाता, सौम्या तुरंत घर के कामों में जुट जाती। सुनो हीर, तुम्हारे भैया आने वाले हैं, अब बाकी का काम मैं कर लूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ।
लेकिन भाभी सारा काम तो हो चुका है। हाँ हाँ पता है मुझे, जाओ जाओ यहाँ से। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन कॉलेज से हीर को रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें उसे बहुत बुरे मार्क्स मिलते हैं। हीर काफी डरी होती है। तभी सौम्या आती है और हीर की रिपोर्ट कार्ड देखती है और उसे समझाती है। तुम डरो मत, लाओ ये रिपोर्ट कार्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी और हाँ उन्हें समझा भी दूंगी कि वो तुम्हें डांटे ना, तुम चिंता मत करो। शाम को सौम्या हीर का रिपोर्ट कार्ड हरमन को दिखाती है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? हीर तो हमेशा फर्स्ट आती रही है, इस बार ये कैसे मार्क्स लाई है? बुलाओ जरा उसको, मैं पूछता हूँ उससे। अजी आप क्या पूछोगे, और आपको क्या लगता है आप पूछोगे और वो आपको सच सच बता देगी? क्यों, ऐसी भी क्या बात है? ठीक से बताओ मुझे। हाय, मैंने तो उससे आज तक घर का कोई काम नहीं कराया ताकि वो आराम से पढ़ सके, लेकिन मुझे फिर भी किसी से पता चला है कि कॉलेज में उसका किसी लफंगे के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ये क्या नाम शनाब बोले जा रही हो तुम, और ये सब तुम्हें कैसे पता? जी हाँ, बिल्कुल पक्की खबर है। उस लफंगे के चक्कर में ये नंबर कमाए हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कोई लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दो। अरे चुप करो तुम, मैं अपनी बहन को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी बहन तो दूध की धुली है, झूठ तो बस मैं ही बोलती हूँ। अरे क्या है यार सौम्या, तुम जब देखो झगड़ती रहती हो। एक तो इनको सब कुछ सच सच बताओ और फिर ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। हरमन अपनी बीवी की बातों से परेशान हो चुपचाप कुर्सी पर बैठ सब सुनता रहता है। तभी वहाँ उसकी बहन हीर आ जाती है। अपनी भाभी के ऐसे शब्द सुन हीर चौंक जाती है और अपनी भाभी सौम्या से बोलती है, भाभी क्या कह रहे हो अभी भैया के सामने? हाँ, तुम्हारे कारनामे ही बता रही हूँ। भाभी आपको तो सब पता है ना, फिर भी? क्या पता है तुम्हें? साफ साफ बताओ मुझे। भैया भाभी सरासर झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मेरी तो जैसे तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी है ना। बस कीजिए भाभी, बहुत हुआ आपका। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम्हारे बारे में भी और उस लफंडर के बारे में भी। अरे बस करो तुम, मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। अब एक लफ्ज और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, अब तो मैं ही बुरी लगूंगी, जैसे मैं तो इस घर का भला ही नहीं चाहती। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। हरमन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सौम्या रोज इसी तरह नई नई तरकीबें लगाकर हरमन और हीर के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करती है, पर जब उसका कोई हथकंडा काम नहीं आता तो वो घर छोड़कर जाने का झूठा ड्रामा करती है। हरमन, अब मैं इस घर में एक और पल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम्हें जो सही लगे वही करो, लेकिन जाते जाते इस घर के बारे में जरूर सोच लेना। अभी भी अपनी बहन का साथ दे रहे हो, आपको तो मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ। अरे हद हो गई यार, बस भी करो अब। सुन लीजिए, अब मैं आपके रोकने पर भी नहीं रुकूंगी। सौम्या अपना सामान पैक करके घर से जा ही रही होती है। तभी अचानक वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है और उसे बहुत चोट लग जाती है। हीर और हरमन भागकर उसके पास आते हैं और उसे सहारा देकर कमरे में ले जाते हैं। हीर रात भर जागकर अपनी भाभी की खूब सेवा करती है। अगली सुबह जब हीर की सहेली पाखी उसके घर पर कॉलेज जाने के लिए आती है, देखो सही हुआ, देर से ही सही, तेरी भाभी को उनके बुरे कर्मों का फल मिल गया। सारा दिन तुझे काम में लगाकर खुद आराम करती थी। पाखी, तुम्हें इतना बोलने का अधिकार किसने दिया? वो मेरी भाभी है, वो भले ही मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ऐसी बातें सपने में भी नहीं सोच सकती। क्यों हीर, तो भूल गई उन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया था? मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे संस्कार मुझे किसी के साथ बुरा करने या सोचने की इजाजत नहीं देते। वो मेरी अपनी भाभी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके बीच की सारी बातें हीर की भाभी सौम्या सुन लेती है। तब सौम्या को बहुत धक्का लगता है और वो हीर के पास आकर अपने किए की माफी मांगती है। हीर प्यार से उन्हें गले लगा लेती है
अपनी ननद का ऐसा स्वभाव देखकर सौम्या की आंखें भर आती हैं। अब उसका दिल अपने ननद के प्रेम से भर जाता है। सौम्या हीर का बहुत ख्याल रखने लगती है, उसे माँ जैसा प्यार देने लगती है। थोड़े ही समय बाद हीर डॉक्टर बन जाती है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक घर में चमेली, उसकी बहू स्वाति और स्वाति की बहू रिया रहते थे। पीयूष रिया का पति और स्वाति का बेटा था। चमेली पीयूष की दादी लगती थी। चमेली की उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बहुत फुर्तीली थी। घर का ज्यादातर काम चमेली ही किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति और रिया ठीक इसके उल्टे थे। सुबह देर तक सोना, काम के लिए आलस दिखाना उनके लिए आम बात थी और इस काम के लिए उनके घर में खींचातानी लगी ही रहती थी। अरे मम्मी जी, इस उम्र विच थोड़ा कट कम किया करो, नहीं तो लोग के कहेंगे कि बहू ने सस्ता ध्यान नहीं रखा। हाँ बहू, तुम भी थोड़ा कम बोला करो। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि सास बेचारी इतनी उम्र की होकर भी अच्छी भली है और बहू अभी से चल बसी। बस बस रहने दीजिए आप। वैसे भी कौन मेरे बारे की सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि दे। वैसे मम्मी जी, दादी जी ने गलत ही क्या कहा? ठीक है कि ठीक है, और तुम मेरी बहू होकर मुझसे जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? अरे अरे, क्यों इस बेचारी को डांटती हो? अरे तुम्हें भी सास से बहस करे बिना चैन नहीं मिलता। इस सब शोर की आवाज सुनकर पीयूष अपने कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे माँ, दादी की बात सुन लिया करो ना, तुम्हारे भले के लिए ही तो बोलती हैं। और रहन दो, छड्डो परा भला बुरा, इन्हां ते बस मिन्नू परेशान करन च मजा आंदा है। चल झूठी। इस घर में 3 पीढ़ी की औरतें एक साथ रहती थी, जिसके कारण सारा दिन इनकी किसी न किसी बात को लेकर नोक झोंक चलती ही रहती थी। और इस ड्रामे के कारण और कोई तो नहीं, लेकिन पीयूष बड़ा परेशान रहता था। वो एक सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और इन तीनों को लड़ते देख वो बोलता है, अरे माँ, दादी और रिया, बस करो आप लोग। आप लोगों के पास कुछ काम हो या ना हो, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। रिया, मेरा टिफिन ला दो जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। रिया पीयूष को टिफिन ला कर देती है और पीयूष ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही तीनों हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी नोक झोंक में लग जाती हैं और इसी में उनका दिन बीत जाता है। शाम को पीयूष ऑफिस से आते समय अपने कुछ दोस्तों को भी खाने पर ले आता है और बोलता है, अरे रिया सुनो, सॉरी वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। आज खाने पर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त आए हैं, तुम प्लीज जल्दी से डिनर बना दो ना। वाह वाह, आलसी माँ के आलसी बेटे, एक तो बिना बताए अपने दोस्तों को घर ले आते हो और फिर कहते हो जल्दी से खाना बना दो। अगर इतनी ही जल्दी है तो खुद क्यों नहीं बना लेते? अरे यार, तुम भी ना, गुस्सा बाद में कर लेना, अभी प्लीज खाना बना दो। इतना कहकर पीयूष अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है और रिया डिनर की टेंशन में सास स्वाति के पास जाती है। स्वाति हमेशा की तरह अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मम्मी जी, वो पीयूष है ना, अपने दोस्तों को घर ले आए हैं बिना बताए और कह रहे हैं कि डिनर जल्दी से बना दो। आप कुछ ऐसा बताइए ना जो फटाफट से बन जाए और सबको पसंद आ जाए। अरे तो मैं क्या करूँ? जाओ जाकर रेस्टोरेंट तो मंगवा लो, मिन्नू सोन दो, परेशान ना करो बार बार। इतने में दादी सास भी वहाँ आ जाती है। वाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह फ्लॉप। कोरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे। बहू, तुम आलस फैलाने में बहुत अच्छी हो। अरे वही करो ना। चल रिया, मैं बताती हूँ तुझे कि करना क्या है। इतना कहकर रिया और दादी रसोई में जाती हैं और मिलकर सबके लिए खाना बनाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबको खाना पसंद भी आ जाता है। दादी का ये आइडिया देखकर पीयूष और रिया बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और मेहमानों के जाने के बाद वो कहते हैं, वाओ दादी, तो ये राज है आपका इतनी एनर्जेटिक और एंडलेस लाइफ जीने का। वैसे दादी ने आज तक ये राज किसी को भी नहीं बताया। हाँ, इन्होंने तो ससुर जी को भी नहीं बताया। ताही ते इन्ना तो पहला ऊपर चले गए ते ए हजे तक इत्थे ही है। हे
भगवान, तेरी सास तो मेरे ऊपर जाने का इंतजार कर रही है, पर इस आलसी का ये सपना इतने जल्दी पूरा नहीं होने वाला। हाँ। क्यों जी, अमर होना वरदान लेके आए हो? अमर का तो पता नहीं, पर हाँ लगता है तुझसे लंबा तो जरूर जीऊंगी। इससे पहले बात और आगे बढ़े, रिया और पीयूष बीच में बोल पड़ते हैं। माँ, दादी, क्या यार आप लोग हर बार की तरह फिर से शुरू हो गए। अब इस बात को ना यही खत्म कर देते हैं, और वैसे भी हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। रिया और पीयूष की बातों पर सब शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसी चलने लगती है, जहाँ एक तरफ दादी सुबह जल्दी उठकर घर के ज्यादातर काम निपटाती हैं, वहीं दूसरी ओर स्वाति और रिया लेट उठने से लेकर अपनी धीरे धीरे काम करने की आदत को जारी रखती हैं। एक दिन स्वाति की सहेली नैन्सी उनके घर आती है। क्यों रे स्वाति, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास यार, बस से बुढ़िया ऊपर चली जाए। अरे स्वाति, वो सास है तुम्हारी, उनके बारे में ऐसे क्यों बोलती हो? और फिर तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए, वो इस उम्र में भी कितनी फुर्तीली है। अरे मैंने तो उन्हें रोज सुबह एक्सरसाइज करते हुए भी देखा है, और एक तरफ तुम और तुम्हारी बहू हो जिन्हें शायद सुबह का सूरज भी न दिखा हो कभी। नैन्सी की बात सुनकर स्वाति को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शोर की आवाज सुनकर दादी, रिया और पीयूष बाहर आ जाते हैं और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। अरे सासू माँ, हुंटा टाटे कलेजे जे ठंड पै गई। अब तो मेरी सहेलियाँ भी मुझे ताने देती है आपकी वजह से। मम्मी जी, लोगों का तो काम है कहना, और आप इन लोगों की बातों पर कब से ध्यान देने लगे? हाँ हाँ, ज्ञान दी देवी, वैसे हो तेनू भी यही सब बोल रही थी। हाँ क्यों, मैंने क्या किया? अरे रे, अब तो कुछ समझो। अरे अपना लाइफस्टाइल सुधारो। हाय रब्बा, हुन साडा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया। देखो तो हटा था जी, में बड़ा हाई फाई है। तुम लोग हमेशा पूछते हो ना कि मेरे इस उम्र में भी इतना एक्टिव होने का राज क्या है, तो ये राज ये लाइफस्टाइल ही है, और इससे हाई फाई नहीं बल्कि सिंपल कहते हैं। अरे दादी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? जरा साफ साफ बताइए। अरे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं और उनसे ये सीखा है कि हम जिंदगी कितने गलत तरीके से जीते हैं। फिर क्या, मैंने एक अच्छा जीवन जीने के लिए इकिगाई रूल अपनाया, जिसका मकसद केवल अच्छा जीवन जीना था, लेकिन इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद ही नहीं पता। ओहो, यानी कि तुझे तो मिन्नू कभी परेशान ही नहीं कीता। वो तो आप करती ही हैं। वैसे दादी, ये इकिगाई क्या है? अरे आलसियों, थोड़ा रिसर्च खुद भी कर लो। हाँ। दादी की बात सुनकर स्वाति, रिया और पीयूष को बड़ा आश्चर्य होता है, और वो तीनों इकिगाई के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं और इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, जिससे उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है और अब सब खुशी खुशी एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।